मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ सबीन फारूक, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। आज वैसे हंसी खुशी दिल कर रहा था कि प्रोग्राम का आगाज़ ज़रूर करें, लेकिन वही वाली बात होती है ना कि या हंसें या रोएं, वो वाली सिचुएशन है अभी हमारे साथ। क्योंकि देख रहे हैं कि 2-4 दिनों से बिलों का बहुत ज़्यादा एक मसला बना हुआ है कि बिजली के झटके सबको ज़रूर लगने के। रात को एक और मुस्बत खबर भी आ जाती है जिससे खुशी की लहर पाकिस्तानी अवाम में दौड़ पड़ती है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या करें, क्या सेलिब्रेट करें या फिर दुख मनाएं या अफसोस करें या प्रोटेस्ट करें। उस आवाम के साथ मिल गए और सड़कों पे निकलें और बात करें कि बिजली का झटका जो आवाम को मिला है वो क्यों मिला है। चलें मुस्बत खबर की तरफ भी आएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक झटके वाली खबर की तरफ भी आते हैं और इसी हवाले से पहले बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद बच्ची खबर हो तो जाहिर है उसके बाद एक दिन जो है सबका अच्छा रहे। खुशी खबर जो है उसको थोड़ा सा बाद में रखते हैं, पहले ज़रा दुख बांटते हैं आपस में। बिजली की बात करते हैं जनाब। जो है जिस तरह से बिल हमने देखे, किस तरह से बिजली के बिल आए हैं सबके, आवाम सड़कों पर निकली हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। पर्सनली मैं अपनी भी बात करूं तो मैं हैरान हो गई कि जितने यूनिट हम लोगों ने लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में हमने वो इस्तेमाल किए थे, उसका बिल अगर कंपैरिजन करें और उसके बाद या उससे थोड़े से ज़्यादा यूनिट्स अगर अब इस्तेमाल किए हैं तो वो बिल, तो कोई कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा। आवाम भी इसी तरह बाहर निकली हुई है बिजली की बिल लेकर। लेकिन पॉइंट इज़ कि हमें अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि बिजली के बिलों में जो कीमतें हैं वो किस किस चीज़ की ऐड हुई है और किस वजह से ये बिल ज़्यादा आए हैं। जब आवाम सड़कों पर निकली है, लोग अपने घरों के सामान बेचने पे मजबूर हो गए। बहुत सारे इंटरव्यूज सामने आए, सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्लिप्स सामने आए जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि अगर उनके एक दिन की इनकम ही इतनी कम है या उनकी माहाना इनकम 25,000 रुपये है और उनका बिल अगर 15 से 20,000 रुपये आएगा तो उस दौरान आवाम क्या करेगी, लोग किधर जाएंगे। मतलब या वो जिस तरह ग्रॉसरी की कीमतें भी हमने देखी, डॉलर की कीमत भी अब ट्रिपल सेंचुरी तो डॉलर ने कर ली है, और उसके बाद अब ग्रॉसरी की कीमतें देखें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो इस्तेमाल की हैं, वो देने के मतलब अपने घर वालों को खिलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, या फिर आवाम किधर जाएं। सब बहुत परेशान बाहर निकलें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब अगर बात करें निगरान हुकूमत से, तो निगरान हुकूमत कहेगी ये तो जी पिछली हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत थी, वो करके चली गई है, हमारे पास तो इतने इख्तियारात नहीं है जो कि हम कोई ऐसे फैसले ले सकें। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो निगरान वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास भी बुलाया और हंगामी इजलास में उन्होंने सबको ये भी कहा 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि इसमें आपने जो है जो भी रिलीफ आवाम को दे सकते हैं बिजली के बिलों में वो आप दें। लेकिन बात वही है कि हमारी कौन सुने, हम आवाम में से हैं और हम यही बात कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों में किस चीज़ का इजाफा किया गया है। खुदा न खास्ता ऐसी बहुत सारी और भी खबरें हैं जो कि सामने आ रही हैं जिनकी तस्दीक अभी नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सर्कुलेट भी कर रही हैं। वही बात है कि हर चीज़ पर बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर भी कोई अभी कल एक खबर जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही थी। कहा जा रहा था कि 15 पर एक खातून ने कॉल की है और वहाँ पर उन्होंने कॉल करके ये बताया है कि मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, और उसके बाद जो पुलिस एहलकार है उन्होंने आपस में जो है वो कंट्रीब्यूट करके उनके घर में राशन जो है वो पहुँचाया है। लेकिन इस तरह की कितनी ऐसी खबरें हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खैर इस खबर की तो तस्दीक हो चुकी क्योंकि पुलिस ज़राए से इसको कन्फर्म भी किया गया है, लेकिन ऐसी बहुत सी खबरें जो कि रिपोर्ट नहीं हो पा रही। ये है इस वक्त पाकिस्तान का हाल। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं थोड़ी सी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, वो मेरा ख्याल है उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटेस्ट करना सबका हक है और जाहिर है मुश्किल वक्त है जब लोगों के मंथली इनकम जिस तरह मैंने बात की 25 से 30 हज़ार होगी, तो वहाँ पर 10 से 15 हज़ार या 20 या 25 हज़ार आपका बिजली का बिल आ जाएगा जो कि आपने इस्तेमाल नहीं किया इतना ज़्यादा। तो ज़ाहिर है गुस्सा अपनी जगह पर है, लेकिन वहीं पर इदारों के ख़िलाफ़ बात भी हो रही है। ये हमने ज़रूर देखा है कि काफ़ी हमारे जो जिस तरह पेशावर सप्लाई इलेक्ट्रिक की हम बात करें तो उनकी तरफ से भी ये चीज़ आई है कि हमारी जो गाड़ियों की ग्रीन नंबर प्लेट्स है उनको उतार लिया क्योंकि हमारी जान को ख़तरा है, आवाम बहुत गुस्से में है। तो ये बात ज़रूर याद रखें कि ये लोग भी हम में से ही हैं, ये सरकारी मुलाजिम हैं, ये सरकार की सुनते हैं और उसके बाद अपनी ड्यूटियाँ देते हैं और ड्यूटियाँ देकर जो है वो अपने अपने काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी की ज़ात को नुकसान पहुँचे या किसी को नुकसान पहुँच रहा हो। ज़रूर बोलें, बाहर निकलें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं क्योंकि ये आपका हक है। अमन के साथ हम कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट, जो कि आपको आइन भी जिसकी इजाज़त देता है वो है पीसफुल प्रोटेस्ट, तो पीसफुल प्रोटेस्ट ज़रूर करें।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये तो था कि हमने दुख का एक दूसरे से दुख तो ज़रूर बांटने होते हैं। ज़ाहिर है आपके घर की जो कहानी है वही मेरे घर की कहानी है, वही हम सबके घर की कहानी है, क्योंकि हम आम आवाम है और हम ये बात ज़रूर कर रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर जब मैंने कहा कि रात को एक बहुत ही मुस्बत खबर आई जिससे पाकिस्तानियों के कहते हैं ना कि चेहरों पर खुशी आ गई, फाइनली 3-4 दिन के बाद एक ऐसी खबर आई और पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के बारे में है कि उन्होंने तारीख रकम करते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुल्क को पहला मेडल दिलवा दिया है। Sitting in 11th position so far. Nicely measured run up. हंगरी के शहर बुदापेस्ट में होने वाली चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता और वो गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के जो वीरज चोपड़ा हैं उनसे आधे मीटर से भी कम फ़र्क की वजह से वो दूसरे नंबर पे आ गए। लेकिन वही वाली बात है कि इन्होंने पाकिस्तान को कम से कम पहली मर्तबा जो है वो सिल्वर मेडल भी जितवा दिया है। तो जनाब ये एक खुशी की खबर थी और ये हमारे हीरोज़ हैं जिनको हाईलाइट करना भी बड़ा ज़रूरी होता है, जिनके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी होता है कि जहाँ पर हम कह रहे होते हैं ना कि अच्छा ये बड़ी मनफी खबरें आ रही हैं और ज़िंदगी हमारी थोड़ी सी इस तरफ जा रही है। जाहिर है उसके अंदर ये छोटी छोटी खुशियाँ, ये खैर छोटी खबर नहीं है, पाकिस्तान का नाम रोशन की ये तो बड़ी खबर है, लेकिन इससे ज़्यादा छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि हम मना रहे होते हैं। जिस तरह के अगर बारिश हो जाए तो उसमें आप कोई अपनी पसंदीदा डिश, अपने पसंदीदा कोई खाना बना लें। जिस तरह इस्लामाबाद का मौसम रात में अचानक से बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का हो गया था और वहाँ पर जनाब हवाएं चलना शुरू हो गई थी और बारिश होती रही है, मौसम बहुत खुशगवार है। लेकिन मुल्क के बाकी हिस्सों में कैसा मौसम है वो आपको बताते हैं ताकि जहाँ पर मौसम अच्छा है वहाँ पर आपके दिल का मौसम भी हो सकता है अच्छा हो जाए। इस्लामाबाद की बात करते हैं, इस्लामाबाद में कम से कम जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज बारिश का इम्कान है ये कहा जा रहा है। लाहौर में कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज जो है यहाँ पर हल्के हल्के बादल हैं। कराची में बात करें तो कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड आज रहेगा, वहाँ पर भी बादल हैं। पेशावर में कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और वहाँ पर सूरज चमक रहा है। कोयटा की बात करेंगे, कोयटा के में कम से कम 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है जनाब आज का मौसम। तो मेरे ख्याल में जहाँ पर बारिश होने वाली है लोग बड़े खुश होंगे और जहाँ पर सूरज है वो लोग भी थोड़ा सा हौसला ज़रूर रखें क्योंकि मौसम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। एक और मुस्बत खबर वो भी आपसे ज़रा शेयर करते हैं जनाब। लाहौर से एक बड़ी मज़े की खबर आई है और वहाँ पर कहते हैं इन हालात में भी हमारे यंगस्टर्स जो है ना वो अपना टैलेंट दिखाने से पीछे नहीं हटते। लाहौर के नौजवानों ने एक स्मार्ट हेलमेट बना दिया है और वो ये कहते हैं कि इस हेलमेट से उनको जो है वो गर्मी नहीं लगेगी। इस हवाले से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लाहौर के तुलबा का तैयार करदा स्मार्ट हेलमेट अपनी नोयत का एक मुनफरिद हेलमेट है। इलेक्ट्रॉनिक फीचर से मुज़य्यन हेलमेट में हादसात के दौरान हिफाजत के साथ साथ गर्म मौसम में दर्जा हरारत नॉर्मल रखने के लिए छोटा सा पंखा भी नस्ब है। मोटरसाइकिल सवार सड़क पर दाएं या बाएं मुड़ने के लिए इस जानिब सर हिलाता है तो स्मार्ट हेलमेट में लगे लाइट इंडिकेशन सिस्टम के जरिए पीछे आने वालों को इशारा मिल जाता है। यही नहीं, हेलमेट में लगा छोटा ऑडियो सिस्टम ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल फोन से कनेक्ट होता है और यूं राइडर बिना फोन निकाले आने वाली कॉल्स का जवाब दे सकता है। शराज अली, अयान तारिक और ईसा हसन के तैयार करदा हेलमेट ने वर्ल्ड रोबोटिक ऑर्गेनाइजेशन इवेंट में पाकिस्तान को पहली पोजीशन दिलाई। नौजवान तुलबा का कहना है कि प्रोजेक्ट पर 10,000 रुपए और 2 माह का अरसा लगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये गैजेट आइंदा रोबोटिक इवेंट्स में भी नुमाया पोजीशन हासिल करेगा। इसकी कॉस्ट बनी थी तकरीबन 9,000 क्योंकि हमने काफ़ी कंपोनेंट्स लिए थे जो फॉल्टी आए थे, फिर हमने दोबारा लेने पड़े और हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे। लोग बाइक एक्सीडेंट्स में उनकी डेथ हो जाती है तो हमने वो, और बाइक्स हैं भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, तो हमने उस सारे रीज़न्स ढूंढे कि क्यों लोगों की डेथ होती है बाइक एक्सीडेंट्स में और किस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और हमने उन सबको इस हेलमेट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर वाले हेलमेट की तैयारी पर नौजवानों के वालिदैन भी खुश और फ़ख्र से सरशार हैं। WRO वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड में ये नेक्स्ट लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं।
बट उसकी जो फ़ीस वगैरह है वो इतनी ज़्यादा है कि वो हम जैसे पेरेंट्स जो हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमें और प्राइवेट सेक्टर हमें सपोर्ट करे। हेलमेट पर लगी हेडलाइट अंधेरे में मोटरसाइकिल सवार की निशानदही करेगी। यही नहीं, हादसे की सूरत में हेलमेट का स्मार्ट एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम मोबाइल में महफूज इमरजेंसी नंबर पर फौरी इतला के साथ साथ लोकेशन भी भिजवा देगा। कैमरामैन इकबाल सिंधु के साथ उमर सदीक, हम न्यूज़ लाहौर। जबरदस्त जी, क्या बात है, क्या जबरदस्त। ये मुस्बत खबरें होती है, सुबह सुबह शेयर करने का बहुत दिल करता है। पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं है, लेकिन वही बात है, हुकूमत की सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे अगर नए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे होते हो तो उनको सपोर्ट करना हमारी हुकूमत का भी फ़र्ज़ है। एक इन्वेंशन तो हो जाती है, लेकिन उसको प्रमोट करें, सपोर्ट करें, ताकि वो एक प्रॉपर बिजनेस भी बन सके उन नौजवानों के लिए भी, और लोगों की ज़िंदगी भी आसान हो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और एक और मुस्बत खबर आपको देते हैं। सिंध की तारीख में पहली मरतबा ज़िला घोटकी की तहसील ढेरकी में एक खातून असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुई हैं, जिसे इस पसमानदा इलाके में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इससे इलाके की खवातीन के लिए मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, और ये एक बेहतरीन मिसाल भी इससे कायम हो सकती है। मुख्तलिफ सोशल टैबूज जिस तरह से होते हैं, इन रवायात को तोड़ती चली आ रही हैं ये, और अब ये काबिल फ़ख्र खातून असिस्टेंट कमिश्नर जनाब रिदा ज़हरा तालपुर हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। इस्लाम दा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। रिदा, सबसे पहले तो एक्सपीरियंस बताएं, कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है? जिस तरह से हम बता रहे हैं कि टैबू आपने तोड़ा है, और उसके बाद ये स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करके जब आप पहली दफ़ा वहां पर जाती है कि पहली खातून असिस्टेंट कमिश्नर, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों की तरफ से वेलकम कैसे किया गया है? मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरीके से जो है ना मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच पॉजिटिव एटीट्यूड हियर, लेकिन इट्स वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिदा, सोशल मीडिया पे जो कुछ पैकेजेस वगैरह बढ़ रहे हैं आपके हवाले से, और बातचीत भी जाहिर है काफ़ी ज़्यादा अभी हो रही है, लोग हाईलाइट कर रहे हैं, जो बड़ी अच्छी बात है, खातून असिस्टेंट कमिश्नर, और उसको हमने देखा कि हर तरह से पज़िराई भी मिल रही है, लोग हाईलाइट कर रहे हैं। तो रिदा, वहाँ पर देखा है कि आपने काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो करने भी शुरू कर दिए हैं, जिस तरह कुछ निकासी के काम भी थे, और कुछ आपने काम ऐसे भी कहे कि जो कि काफ़ी अरसे से लोग कह रहे हैं कि ये काम नहीं हो रहे थे, इससे पहले के लोग नहीं कर रहे थे, वो आते साथ ही आपने कुछ दिनों में काम कर दिए। वो कौन से काम है जिनसे लोग बड़े खुश रहे, और जब पहले के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने नहीं किए हुए थे? अच्छा, यहाँ पे जो है ना सॉफ्ट इंक्रोचमेंट का बहुत ज़्यादा मसला था। तो जैसे ही मैं आई तो मैंने सबसे पहले जो है उनकी यूनियन से जो है मीटिंग्स की। हमने उनको जो है ना, मैंने उनको एक छोटी सी मिसाल दी थी। आई टोल्ड देम कि मैं मलेशिया से पढ़ी हुई हूँ, और आज से जो है ना 40-50 साल पहले जो है हम उनको जो है इमदाद दिया करते थे मलेशिया को, और आज जो है हम कहाँ पे खड़े हैं, वो कहाँ पे खड़े हैं। अगर वहाँ के मुल्कों में जो है ना लोग कचरा नहीं करते हैं, वो डस्टबिन में डालते हैं, वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो दे वर लाइक यार आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मैंने कहा फिर जो है ना आप लोगों ने खुद ही जो है ना कचरे पे, या आप इंतज़ार ना करें कि म्यूनसिपल वाले आएंगे और कचरा उठाएंगे, आप खुद ही जो है उनको अपने शॉपर्स में रखें, साइड पे रखें। शहर को साफ करना आपकी और हमारी सब लोगों की साथ मिलकर जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आई हैव लाइक सेंसिटाइज्ड देम फॉर नाउ, और मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला उस पर। और इसके अलावा कुछ ड्रेनेज के इश्यूज थे, एजुकेशन पे जो है इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, तो आई विजिटेड देयर, और वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। आज मैं जो है लाइब्रेरी में पर्सनली जो है अपने पैसों से जो है कुछ बुक्स भी डोनेट कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेट कि जब तक जो है ना चीज़ें हों, फिर कोई रिजल्ट हमें नज़र आए। हम छोटी छोटी सी खुद ही जो है ना वो चीज़ें चेंज ले आ सकते हैं। जाहिर है खुद ही देखे आपने ये बड़ा अच्छा काम किया कि आपने कहा कि वेट ना करें कि अभी लोग आएंगे, अथॉरिटीज़ आएंगी और उसके बाद वो आपका कचरा समेटेगी, जो कि आप आराम से इजीली किसी डस्टबिन में खुद भी फेंक सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको म्यूनसिपल को बुलाना पड़ेगा और उसके बाद वो वहाँ की सफाई करेंगे। तो ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आप उनके माइंड्स में इनकलकेट कर रही हैं। अच्छा रिदा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि ख़वातीन के हवाले से वहाँ पर क्या हालात हैं, कि क्या वो एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, और आपने क्या प्लान किया है कि उनको किस तरह से एम्पावर करेंगी आप?
अच्छा, मैं खुद ये समझ रही थी कि जब मैं इनके स्कूल्स में जाऊंगी तो शायद वहाँ पे ख़वातीन नहीं होंगी, लेकिन बिलीव मी, मैंने वहाँ केजी में भी इतनी प्यारी छोटी सी क्यूट बच्चियाँ देखी थी गवर्नमेंट स्कूल में, एंड आई वाज सरप्राइज। आई वाज लाइक, अगर ये इतनी छोटी बच्चियाँ आ रही हैं तो एटलीस्ट हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना एजुकेशन नहीं है, या यहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि ख़वातीन की एजुकेशन की मतलब वैल्यू क्या है। मेरा जो, क्योंकि मुझे देख के बच्चियाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और मैंने जो है हायर अप से भी ये बात की थी कि मैं यहाँ पे CSS कॉर्नर जो है इस्टेब्लिश करूँगी, क्योंकि मैं खुद CSS के सब्जेक्ट्स जो है पढ़ाती हूँ, तो मेरी ये एक जिम्मेदारी भी बनती है, मेरा ये शौक़ है कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं CSS बच्चों और बच्चियों को जो है ना उनके बारे में बताऊँ। ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी सोच है कि लोगों को पता चले, और जाहिर है आसानी भी थोड़ी सी क्रिएट होगी कि फ़र्स्ट हैंड नॉलेज उनको मिल रहा है कि जिसने क्लियर किया हुआ है वही आपको फर्दर आगे सिखा भी रही है। बच्चियों को कैसा रिस्पांस है? पढ़ने का शौक़ है उनको खुद से भी, और क्या आपके पास आई, कोई मुलाकात हुई, क्या ख्वाब है उनके? मेरे पास सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो है ना ख़वातीन ही आई थी, एंड they were like we were not expecting कि जो है ना आपसे हमारी मुलाकात हो जाएगी। एंड यहाँ की ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मतलब एक तो वो हैं जो इन रूटीन काम के लिए आती हैं, लेकिन मुझसे इसके अलावा भी बहुत सारी बच्चियाँ और ख़वातीन मिलने आई हैं। वो जस्ट आती हैं कि हम आपसे मिलने आई हैं, और मैंने यहाँ जो कॉलेजेस विजिट किए तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों को ऑलरेडी पता था कि मैं कौन हूँ। they were like we are following you on your social accounts। तो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है लड़कियों को मुझे देखकर। आई होप कि जो है ना उनको शौक उठा है, और हम और ज़्यादा जो है, क्योंकि आने वाले कुछ वीक्स में जो है हम मुसलसल सेमिनार्स करेंगे कॉलेजेस पे। मेरा अपना ध्यान है कि हम एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ज़बरदस्त। रिदा, इसके अलावा कौन कौन से टारगेट्स हैं जो अभी सेट किए हैं? कोई टाइमलाइन माइंड में है कि इस टाइम तक मुझे ये वाला काम है, ये मुझे कंप्लीट करना है और उसके बाद मैं अगले काम की तरफ बढ़ूंगी? कोई टारगेट सेट किया हुआ है, कोई टाइमलाइन आपके माइंड में है? किन किन चीज़ों को टारगेट किया हुआ है? यहाँ पे जो है ना कुछ जो चीज़ें हैं जो ओवरऑल सारे पाकिस्तान में आपको नज़र आ रही हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और महंगाई के साथ जो है ना कुछ महंगाई है जो ऊपर से इन्फ्लेशन हो रही है, और कुछ है जो इंटरनली जो है ना लोग इन्फ्लेशन जो है ना क्रिएट करते हैं। तो होपफुली जो है मेरे सबसे पहले यही होगा कि एक तो सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान हो, एजुकेशन में छोटी छोटी चीज़ें जो सालों से पड़ी हुई हैं, पानी नहीं है तो पानी क्यों नहीं है, पंखा ख़राब है तो वो क्यों नहीं बन रहा है, या स्कूल्स में बुक्स हैं तो वो बुक्स पड़े हुए होते हैं, लाइब्रेरी या लैब्स जो हैं वो फंक्शनल नहीं है। तो मेरा ध्यान ये है कि 2 महीनों के अंदर अंदर एटलीस्ट हम जो है ना 50% इफ़ नॉट ऑल, क्योंकि सब तो मैं करवा नहीं सकती, लेकिन कम से कम 50% जो स्कूल्स हैं उनको हम फंक्शनलाइज कर देंगे। पानी यहाँ जो है उनकी कुछ स्कीम्स जो हैं वो कुछ वक्त से जो है ना अभी तक पड़ी हुई हैं, उनको मैंने जो है ना पानी घरों में पहुँचाना 3 से 4 महीने के अंदर अंदर मैंने ये गोल रखा हुआ है कि शहर में जो है पानी आ जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है मैं महंगाई पे जितना मुझसे हो सकेगा, फिर वो यूरिया का मसला हो गया, वो वेजिटेबल्स हो गई, दूसरी अशिया हो गई, एसेंशियल थिंग्स, उन पे हमने महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह काबू पाना है। तो जो आम आवाम के इश्यूज़ हैं उनको आप टारगेट कर रही हैं, और जाहिर है यही एक बात है कि लोगों के इश्यूज़ को सबसे पहले तो उनको सुनना, उसके बाद उनको एड्रेस करना, और उसके बाद उनके हल की तरफ जाना। रिदा, बेस्ट ऑफ लक, जो आपने अपने टारगेट सेट किए उनको आप बहुत जल्दी अचीव कर लें। बहुत शुक्रिया अपने ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद, और इस वक्त एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या आपसे शेयर करेंगे जो कि कल से वीडियो सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट हो रही है। इस तरह के वाक़यात बताना बहुत तकलीफ दे होते हैं, और इस तरह के विजुअल्स दिखाना उससे ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं। पाक पत्तन में बूढ़े बाप पर तशद्दुद का दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है। बेटे की अगर बात करें तो उसने 4 कनाल की सिर्फ ज़मीन ना देने पर अपने साथी के हमरा बूढ़े बाप को ज़मीन पर लिटा कर तशद्दुद का निशाना बनाया है। थाने में जनाब इसका जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और उसके बाद ये भी है कि गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि इससे पहले ये जब एंटर हुए दोनों साथी, तो उन्होंने पहले जेवरात जो है वो लूटे, उसके बाद भाई को मारा, और उसके बाद बूढ़े बाप को ज़मीन पर लटाकर मारा। इस तरह के विजुअल्स बहुत तकलीफ दे होते हैं। हमारे चैनल की पॉलिसी भी होती है कि हम नहीं दिखा रहे होते, लेकिन ये हमारे माशरे की अक्कासी है। इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें जब हम दिखाएंगे, हाईलाइट करेंगे, तो उसके बाद इदारे एक्शन में आते, और उसके बाद अथॉरिटीज़ इनको गिरफ्तार करती हैं और इनको अकाउंटेबल ठहराती हैं।
और यहाँ पर एक और अफसोसनाक बात ये भी हुई कि उस शख्स के, उसके बेटे के जो बीवी है वो भी इसके अंदर इक्वली मुलव्विस थी और उसने भी मिलकर ये तशद्दुद किया है। अब कितने लोग गिरफ्तार हुए, 2 लोग तो हमें नजर आ रहे थे, लेकिन क्या उसके अहलिया पर भी कोई मुकदमा दर्ज होगा, क्या उसको भी सजा मिलेगी और इस वाक़े के आगे क्या पेशरफ्त होती है वो भी हम आगे चलकर ज़रूर देखेंगे। जनाब, बात करते हैं कराची की। कराची में जराइम की सूरत हाल काबू में नहीं आ रही है और साथ साथ हम ज़रूर बता रहे होते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जहां पर हर माह हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस सिलसिले में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नए तैनात होने वाले IG सिंध रिफत मुख्तार को भी शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स पर तवज्जो देने की हिदायत की और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी तरह से इसको जो है इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाई जाए। लेकिन गवर्नर सिंध इससे पहले भी कामरान टिसोरी साहब ने यह कहा कि IG साहब से मुझे डायरेक्ट कर दिया जाए तो 3-4 दिन के अंदर वो कह रहे थे जराइम नहीं होंगे। अब IG साहब के साथ वो डायरेक्ट है, अब देखते हैं कितने दिन लगते हैं उनको इस जराइम पर काबू पाने के लिए। लेकिन इस हवाले से बात करते हैं कि कराची में हमारे रिपोर्टर मोनिस सिराज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मोनिस हमें ज्वाइन करने के लिए। मोनिस, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो सिचुएशन है कराची में, संजीदगी किस हद तक आपको नजर आ रही है? क्योंकि जब संजीदगी नजर आएगी तभी तो कुछ उसका असर होगा, तभी तो कोई काम होगा। कराची के स्ट्रीट क्राइम की जहाँ तक आपने बात की, तो अगर हम ये कहें कि मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की, इसकी मिसदाक ही कराची की स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है, तो ये गलत नहीं होगा। जहाँ तक तरजीहात की आपने बात की, देखें वक्तन फ़वक्तन हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उनकी जानिब से भी ये स्टेटमेंट आते हैं कि जी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ये हिदायत जारी की जाती हैं कि जो स्ट्रीट क्राइम है उस पर फिलफौर काबू पाया जाए। लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो कुछ और ही नज़र आते हैं। CPLC के आदाद शुमार ये बताते हैं कि कराची में हर गुजरते दिन के साथ स्ट्रीट क्राइम की शरह जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। और इसका अगर हम खाली मवाजना साल 2023 का 2022 से मवाजना कर लें तो ये 7 से 8 महीने का जो ये दौरानिया है, इसमें मजमूई तौर पर स्ट्रीट क्राइम की शरह में तकरीबन 3 से 5% तक इजाफा वो रिपोर्ट हुआ है। इस साल की 2023 की अगर बात की जाए तो 8 माह अब तकरीबन मुकम्मल होने को हैं, तो तकरीबन 55,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट की जा चुकी हैं। और रिपोर्टेड फिगर्स में वाज़े कर दूं कि जो पुलिस ज़राए हैं वो ये हमें कंफर्म करते हैं कि रिपोर्टेड फिगर्स जो हैं वो तकरीबन 50 से 70% होते हैं, यानी कि 20 से 30% स्ट्रीट क्राइम जो कि छोटा क्राइम जो है वो कंसिडर होता है, इसे रिपोर्ट ही नहीं किया जाता है, शहरी इसे रिपोर्ट ही नहीं करवाते। तो 55,000 से ज़ायद वो वारदातें हैं जो कि रिपोर्ट की गई हैं। गुज़िश्ता साल यानी कि साल 2022 के इसी अरसे में हम देखें तो ये इन वारदातों की तादाद 49,000 के लगभग थी, तो तकरीबन 5 से 6,000 का डिफरेंस जो है ये सामने आता है। मजमूई तौर पर 3 से 5% इजाफा हुआ है स्ट्रीट क्राइम की शरह में। एक जानिब जो है वो हमने देखा कि जो अभी साबका IG सिंध थे उनकी भी यही तरजीहात थी। जो मौजूदा IG सिंध आए हैं उन्होंने जब अपना तारुफी इजलास किया अफसरान से और उसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी दी अफसरान को, तो उसमें स्ट्रीट क्राइम जो था वो सर फहरिस्त था और अफसरान को ये टास्क दिया गया था कि स्ट्रीट क्राइम की शरह में कमी लाई जाए। लेकिन ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कोई ठोस साहब ने यही बात की कि स्ट्रीट क्राइम्स जो है बेसिकली स्ट्रीट क्राइम जो है वो एक छोटा क्राइम भी समझा जा रहा होता है, लोग इसको रिपोर्ट भी नहीं कर रहे होते। लेकिन इसमें भी हम देख रहे होते हैं कि कितनी जानें चली जाती हैं, लोग रिपोर्ट इसलिए भी नहीं कर रहे होते, जा ही नहीं रहे होते, अथॉरिटीज़ के पास FIR नहीं दर्ज कराते होते क्योंकि पूरे पूरे गैंग हैं। लोगों को यह खतरा होता है कि उनकी जानें जो है वो खतरे में पड़ सकती हैं। अब IG सिंध की जानिब से स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से क्या कोई स्ट्रैटेजी सामने आई है? किस किस्म के अहकामात उनको दिए गए हैं? कोई सॉलिड प्लान जो उनकी तरफ से सामने आया हो? सबीन, देखिए स्ट्रीट क्राइम पर काबू तब तक पाना मुमकिन नहीं है जब तक इसमें मुलव्विस जो अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई ना की जाए, उनको सजाएं ना दिलवाई जा सकें। हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस जो है वो गिरफ्तारियां भी करती है और जब कोई स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार होता है उसकी प्रेस रिलीज जब पुलिस की जानिब से सामने आती है तो बताया जाता है जी इसने सैकड़ों वारदातें की हैं, इसने दर्जनों वारदातें की हैं, इसने 200, 300, 100 से ज़ायद वारदातें जो है वो हर स्ट्रीट क्रिमिनल बकौल पुलिस के एतराफ़ कर रहा होता है। लेकिन जब वो गिरफ्तार हो जाता है तो उसको बदकिस्मती से उसको सज़ा नहीं हो पाती। उसकी वजह यह है कि नाक़िस तफ्तीश पुलिस की जानिब से की जाती है। और एक एवरेज मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है कि एक एवरेज जो एक मुलजिम गिरफ्तार होता है स्ट्रीट क्रिमिनल, उसकी 7 से 10 रोज़ के अंदर ज़मानत हो जाती है और वो बाहर आ जाता है और उसके बाद दोबारा उन्हीं स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस पाया जाता है। कई स्ट्रीट क्रिमिनल्स ऐसे भी हैं जो कि 10-10 मरतबा भी गिरफ्तार हुए हैं, 5-5 मरतबा भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन किसी एक मुकदमे में भी उनके खिलाफ मौसर तफ्तीश नहीं की गई। तो तफ्तीश का
का पहलू जो है पुलिस को वो बहुत बेहतर करना पड़ेगा। हमने अभी देखा है कि जो मौजूद साबका आईजी सिंध थे गुलाम नबी मेमन, उनका खासा फोकस था, उन्होंने बड़ी जो है वो पुलिस को इस बात पे फोकस करने को कहा, ये अहकामात देते रहे वक्तन फ़वक्तन। उनकी खुद भी ज़ाती तौर पर जो है वो दिलचस्पी लेते थे कि जो तफ्तीश का मरहला है वो बेहतर किया जाए ताकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी रेट कायम हो सके और स्ट्रीट क्राइम की शरह में कमी आ सके। फिगर्स मैंने आपको बताया, और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ वारदातें बढ़ रही हैं, जिन वारदातों के दरमियान जो ये इश्तियाल का एलिमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वायलेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस साल के रिपोर्टेड फिगर्स में आपको बताऊँ तकरीबन 87 से 88 अफराद जो है वो दौरान लूट मार यानी डाकुओं की फायरिंग से जो है वो कत्ल हो चुके हैं, और इसमें सिर्फ सिविलियन नहीं है बल्कि पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। तो इससे आप सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल जो है स्ट्रीट क्राइम की कितनी संगीन होती जा रही है कराची में रोज़ बरोज़ स्ट्रीट क्राइम की शरह। लेकिन बात फिर भी यही है कि जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज बना ली जाएं, जितनी मर्जी पॉलिसीज बना ली जाएं, सॉलिड प्लान सामने है, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा और कानून के मुताबिक सजाएं नहीं दी जाएंगी, तब तक इन स्ट्रेटजीज का और सॉलिड प्लान्स का कोई भी फायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया मुनिस, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक अपना मुशावरती अमल वसी करने का फैसला कर लिया है और आज जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक और MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को मुशावरत के लिए आने की दावत भी दी गई है, जबकि कल पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत की जाएगी। इसके अलावा चारों सूबों के IGs, चीफ सेक्रेटरीज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ भी मुलाकातें की जाएंगी और इस सिलसिले में कल आला सतही इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। ताहम आम इंतखाबात के शेड्यूल के हवाले से बात करें तो उस पर इख्तलाफात भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कराने का मुसलसल मुतालबा भी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये इलेक्शन के बारे में तो बात हम करते रहेंगे और इस हवाले से भी आपका मौक़िफ़ जरूर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अवाम की जरा बात करते हैं। अवाम पर ये जो बिजली का उसको एक झटका दिया गया है, ये बम फोड़ा गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? आपने प्रोटेस्ट का भी कहा है कि 2 सितंबर को प्रोटेस्ट भी की जाएगी। क्या मुतालबात जो रखेंगे प्रोटेस्ट में वो पूरे हो सकते हैं इस मुल्क की हालात को अगर देखा जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता 5 सालों में हुकूमतों ने जो IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मुआहदे किए हैं वो मुआहदे नहीं है, वो ग़ुलामी पर दस्तखत करना है। और यही वजह है कि हर वज़ीर आज़म ये कहता चला आ रहा है कि मैं क्या करूं, IMF का दबाव है। और यहाँ भी ये कहते हैं कि हमें भी TV स्क्रीन से पता चलता है कि रुपया की कदर में कितने कमी और कितना इजाफ़ा हुआ। ये जो हालिया बिजली के बिलों में इजाफ़ा हुआ है इसने तो हद कर दी है और लोगों के अवसान ख़ता हो गए हैं। ख़ुदकुशियों की शरह में इजाफ़ा हुआ है, पूरी कौम को रुलाया। और देखिए, यानी इंडिया से भी ज़्यादा, बांग्लादेश से भी ज़्यादा हमारी कीमतों में दुगना और तिगना इजाफ़ा हुआ है। तो हम यही कहते हैं कि फ़ैसले आप करते हैं और उसके ख़राब और मनफी नताइज एक आम पाकिस्तानी बर्दाश्त करता है। और फिर यह है कि इस हुकूमत ने आने के बाद कोई कैबिनेट का इजलास भी नहीं किया था कि 20 रुपया फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा हुआ। अब चलते चलते बिजली फ़ी यूनिट कीमत में इजाफ़ा 56 रुपये तक पहुँच गया और शुनीद यही है कि अगले दिसंबर तक इसको 75 पर ले जा रही है। और दलील क्या है? दलील एक ही है कि हमने IMF के साथ जो वादा किया है उस वादे को पूरा करना है। उस वादे के नतीजे में आवाम को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। तो हमारा डिमांड यही है कि आप जो जुल्म कर रहे हैं, मसलन आपके अपने लाइन ख़राब है तो लाइन लॉसेस का बोझ आप आवाम पर क्यों डाल रहे हैं? फिर आपके महकमे में चोरी है तो आप चोरी को कंट्रोल नहीं करते, उसका बोझ भी आवाम पर डाल रहे हैं। और सिराजुल हक साहब, इसके अलावा ऐसे भी तो हमारे सरकारी अफसरान है कुछ जो कि मुफ्त बिजली भी तो ले रहे हैं, उनका बर्डन भी तो आम आवाम के ऊपर आ रहा है। वो 1 लाख से जायद उसकी तादाद है। सिस्टर, यही तो बात है कि 500 अरब से ज़्यादा ये मुफ्त खोरे हैं, 500 अरब रुपया खाते हैं।
उसका बोझ भी आवाम पर डाल रहे हैं। फिर आप बिजली का बिल खुद अपने घर का उठा कर देखें, उसमें 16 अक़साम के टैक्सेस है जिनसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। आपके घर में टेलीविज़न है या नहीं है, लेकिन आपने टैक्स देना है। हत्ता कि मसाजिद पर भी ये बोझ डाला गया है। तो इधर उधर के अखराजात हुकूमत करती है और बोझ गरीब सारिफीन पर बिल्कुल ऐसा ही है सिराज साहब। और मैं तो कल हैरान होगी कि एक दो लोग थे वो मुझे ये बता रहे थे कि इतना उनका बिल नहीं था जितना कि उसके ऊपर टैक्स था। अगर किसी का मतलब 500 रुपए बिल है तो 600 कुछ रुपए उसका टैक्स भी आया हुआ। तो जाहिर है जो सारा मलबा है, जो सारा बर्डन है, जो मुश्किल हालात की हमेशा पिछली हुकूमत भी बात करती आई है, मुश्किल हालात तो सिर्फ और सिर्फ आम आवाम के लिए है। अब मेरे ख्याल में आवाम भी मायूस हो गई है। सिराज साहब, आपको क्या लगता है, अभी क्या हालात बेहतर हो सकते हैं, निज़ाम में बेहतरी आ सकती है, या आप भी मायूस हो गए आवाम की तरह? नहीं, आवाम मायूस नहीं है, आवाम बिल्कुल बेदार है, आवाम पुरजोश है। और 2 सितंबर को हमने इस जुल्म, इस जबर, इस गलत हुकूमती इक़दाम के ख़िलाफ़ शटर डाउन और अल्टाल की अपील की है। आप देखेंगे पूरी कौम इसका हिस्सा बन रही है, इसलिए कि एक गरीब आदमी का ताल्लुक़ किसी भी पार्टी के साथ हो, लेकिन बोझ पर उस पर आता है। जो आपके VIP है, जो बड़े लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, जो जागीरदार है, जो ओडेरा है, उसका बिल अगर 1000 रुपये फ़ी यूनिट आ जाए उसने देना ही नहीं है। ना बिजली जो मीटर रीडर है वो उनके घर तक, उनके बंगले तक पहुंच सकता है, लेकिन गरीब आदमी का मीटर पर काट कर उठा कर ले जाते हैं। इसलिए हमने अपने नौजवानों को ये एडवाइस किया है कि किसी गली में मीटर रीडर ने किसी गरीब आदमी की मीटर को काटने की कोशिश की, उसका रास्ता रोके। तो 2 सितंबर का ये हमारा अल्ताल पुरअमन अल्ताल होगा और हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि अपने इस ज़ालिमाना इक़दामात को वापस ले ले। और सिराज साहब, ऐसी भी कुछ वीडियो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पर मस्जिदों में भी, मसाजिद में ऐलान किया जा रहा है कि आपने बिजली का बिल अदा नहीं करना जब तक कि हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई लाहे अमल सामने नहीं आता, कोई स्ट्रैटेजी सामने आती। इस हवाले से हंगामी इजलास भी बुलाया गया, निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से उन्होंने 48 घंटे का भी टाइम दे दिया है कि किसी भी तरीके से कोई स्ट्रैटेजी सामने लाई जाए कि आवाम से बर्डन जो है वो बिलों का कम किया जा सके। क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? सिराजुल हक साहब, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, हुकूमत को क्या करना चाहिए, रिलीफ कैसे दिया जा सकता है आवाम को? देखिए, कल जो अखबार में खबर आई है कि इन्होंने 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक अफसरान जो मुफ्त बिजली लेते थे उसकी मुफ्त बिजली उन्होंने ख़त्म कर ली, ठीक है, लेकिन फिर ख़जाने से उसी के बदले में उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। तो ये तो 100% आवाम के साथ धोखा है, फ्रॉड है। हम ये कहते हैं कि आप बड़ों से ले ले, गरीबों को दे दे। आप गरीबों से लेकर बड़ों को दे देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए हुकूमत जो कुछ भी कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। ये कम अज़ कम इतना तो करे कि इस महीने का जो बिल इन्होंने भेजा है इसको एक तो वापस ले ले। फिर ये जो 16 अक़साम के टैक्सेस है, इसमें जो असल बिजली की कीमत है वो लोगों से वसूल कर ले, लेकिन बिजली की असल कीमत के अलावा जो भी टैक्स आप उनसे वसूल करते हैं, आप जुल्म करते हैं, आप धोखा देते हैं। ये तो कल आप जहाज़ में जाएंगे, जहाज़ का टिकट खरीदेंगे तो असल कीमत कुछ और होगी और इधर उधर के टैक्सेस उसमें भी शामिल करेंगे। टैक्सेस का बोझ जो है वो ना डाला जाए, लेकिन निगरान हुकूमत से भी आप कितने मुतालबात कर सकते हैं। जब उनसे भी बात की जाएगी वो कहेंगे जी पिछले करके चले गए, हमारा काम तो इलेक्शन करवाना, हम क्या इतने फैसले कर सकते हैं। इसी हवाले से इलेक्शंस की तरफ जरा आते हैं कि इलेक्शंस कब मुतवक्को हैं। अभी जाहिर है ये भी एक क्वेश्चन मार्क जरूर बन चुका है। आम इंतखाबात के मामले पर आपने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया, आज इलेक्शन कमीशन ने भी आपको मुशावरत के लिए बुलाया है, क्या मौक़िफ़ सामने रखेंगे आप? इलेक्शन कमीशन से भी हम साफ बात करना चाहते हैं कि इलेक्शन डिले करना, मुअख्खर करना, 90 दिन में 1 दिन का इजाफा करना पाकिस्तान के आईन की खिलाफ वर्जी है और हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। 90 दिन में इलेक्शन कराना आईन का तकाजा है और मौजूदा हालात में कोई निगरान हुकूमत हो, टेक्नोक्रेट हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत जो भी नाम आप दे दे, वो 24 करोड़ आवाम को लीड नहीं कर सकते अगर उसके पुश पर आवाम नहीं है। तो हम इलेक्शन कमीशन को भी अपने तजावीज़ से आज आगाह कर रहे हैं कि हम 90 दिन में
इलेक्शन कराने के हामी हैं, एक दिन भी उसमें इजाफा हो उसकी हम मुखालिफत करेंगे। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम यही है कि वो गैर जानिबदार रहे, शफाफ इलेक्शन का इनेकाद वो करने में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ले। और माजी में जिस तरह झुरलू इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं, दानली का इल्ज़ाम लगाते हैं और हक़ाइक़ पर मुबनी होता है। इसलिए इस बार निगरान हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का यही इम्तिहान है कि वो कौम को एक शफाफ इलेक्शन का तोहफ़ा दे और अपना नाम तारीख में सबत करे। लेकिन सर वो साथ साथ ये भी तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो यही बात ही सामने आ रही होती है, वो कहते हैं जी सीसीआई का इजलास हुआ, तमाम ने मुशावरत की, सब एक पेज पर आ गए, सब ने इत्तेफाक किया कि सेंसस होंगे। तो अब जाहिर है नई हल्का बंदियां जब होनी है तो उसके लिए वो कह रहे हैं एक टाइम रिक्वायर्ड है। तो अब वो भी कहते हैं कि एक आईनी तकाजा है जिसको पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। अब किसकी बात मानी जाए? आईनी तकाजा कह रहे हैं कि ये हल्का बंदियां ज़रूरी हैं या फिर इलेक्शन 90 दिन के अंदर ज़रूरी हैं? तो अब इलेक्शन कमीशन आपको इसमें कहां पर नजर आता है? उसको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, किस तरह से? अब क्योंकि अब दोनों आईनी तकाजे सामने हैं। देखिए एक बहन, आईनी तकाजा तो यही है कि दफ़ा 224 के तहत साफ साफ यही बात है कि 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। बाकी जो CCI का इजलास हुआ है वो ख़ुद वो इजलास मुतनाज़ा है। आप देखते हैं उसमें पीपल पार्टी शरीक भी थी, आज पीपल पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने है। तो वो इजलास ख़ुद आईनी तकाज़े पूरे नहीं करता। फिर यह है कि CCI का इजलास इतना देर और लेट क्यों किया गया? तो होना तो चाहिए था कि 6 महीने पहले CCI का इजलास होता, लेकिन हुकूमत की नीयत चूँकि ठीक नहीं थी और इलेक्शन नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने CCI का इजलास भी लेट किया, जो खुद यहाँ पर अगर नियत की बात करें तो मुल्क के सर कता कलामी की माजरत, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर नियत आपके ना हुकूमत की ठीक है, हुकूमत की नियत पे तो फिर इत्तेहादी हुकूमत थी, जाहिर है वहाँ पे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अब सामने आ रहा है। खैर उन्होंने बड़े देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वहाँ पर जाकर वो बात कर रहे हैं कि नहीं जी हमें तो यकीन दहानी दिलाई गई थी कि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पर होगी। लेकिन सही पर वहाँ पर देखा जाए तो एक नून लीग है जो कि अड़ी हुई है कि इलेक्शन जो है वो 3 महीने के बजाय 6 महीने के अंदर हो। क्या उनके आपको फ़वाइद इसमें नज़र आ रहे हैं? क्या उनके ज़ाती मुफादात इसके अंदर शामिल हैं? आपको क्या लगता है? अब देखिए बहन, CCI में जो 2 सूबाई हुकूमतें शामिल भी थी, ख़ुद उनका वजूद गैर कानूनी है, इसलिए कि वो भी एक महदूद मुद्दत के लिए आए थे। निगरान हुकूमत तो लामहदूद मुद्दत के लिए नहीं होती है। तो CCI का ये इजलास बज़ाते ख़ुद मुतनाज़ा इजलास है और यही वजह है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि आईन का आर्टिकल 224 का तकाजा यही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। बाकी पीपल्स पार्टी ने CCI में कुछ कहा, बाहर कुछ कह रही है, उनकी मर्ज़ी है, कौम सब कुछ देख रही है, लेकिन जमात इस्लामी तो साफ और शफाफ इलेक्शन के हामी है और चाहती है। जाहिर है, और यही बात अवाम भी यही बात ही करिए कि पीपल्स पार्टी का पहले एक मौक़िफ़ था, वहाँ पर उन्होंने इसके पे एग्री किया कि सेंसस होने चाहिए, नई हल्काबंदियाँ होनी चाहिए, और उसके बाद जो है अभी ज़ाहिरा उनका मौका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी लेट की गई है। तो जाहिर है दोनों साबका इत्तेहादी जमातें, बड़ी 2 जमातें जो हैं वो आमने सामने इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं। जो पीछे जो मर्जी बात हो रही हो, लेकिन अपेरेंटली अवाम, वही बात है आपकी कि अवाम जो है वो सच सब देख रही है। सर निगरां हुकूमत को आप कब तक देख रहे हैं? आप जाहिर है आपने सुप्रीम कोर्ट जाने का भी फैसला कर लिया है, तो क्या आपको क्या लगता है वाकई 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे, या फिर आप कुछ टाल मटोल देख रहे हैं? कुछ आपको लग रहा है कि दाल में कुछ काला है? देखिए, निगरान हुकूमत का मैंडेट तो यही है कि वो इलेक्शन करे, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बना ले। और मैं फिर क्लियर करूं कि एक दिन भी निगरान हुकूमत के मुद्दत में इजाफे का हम हामी नहीं है। इस वक्त ये निगरान हुकूमत एक वज़ीर आज़म है, बाकी कैबिनेट में जो लोग हैं लोग उसको कम ही जानते हैं। सूबाई हुकूमतें हैं, उसका आवाम का उन तक कोई अप्रोच नहीं है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर ले, खैबर पख्तूनख्वा में एक तवील अरसे से इसम्बली नहीं है, पंजाब में इसम्बली नहीं है, तो आखिर आवाम के मसाइल पर कौन बात करेंगे? कौन? एक्चुअली यहीं से लोगों के भी शक और शुबहात शुरू हुए हैं कि वो यही तो बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जब इलेक्शन होने चाहिए थे दोबारा से नहीं हुए, निगरान हुकूमत ने कब तक वहाँ पर हुकूमत किया और कौन कौन से फैसले किए वो भी आवाम के सामने। तो जाहिर है आप सवालात इसीलिए तो उठ रहे हैं कि अब दोबारा से वही चीज़ तो रिपीट नहीं होगी जो कि KP में और पंजाब में हुई है।
मैं यही चाहता हूँ कि पंजाब का और KPK का तजर्बा मरकज़ में न दोहराया जाए। 24 करोड़ आवाम है, इसको आप एडहाकिज़म की बुनियाद पर या एक कमज़ोर हुकूमत की बुनियाद पर चलाएँगे, मुल्क का नुकसान होगा, मसाइल हल नहीं हो सकते, डिसीजन नहीं कर सकते। और ख़ुद एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात और वज़ीर आला के इख्तियारात कितने होते हैं, पता नहीं कौन हुकूमत चलाते हैं और कौन हुकूमत नहीं चलाते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अब अच्छी रिवायत कायम करनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी हुकूमत आ जाए फिर लोग उसके हटाने का मुतालबा करें और वो भी हो निगरान हुकूमत। तो अच्छी बात यह है कि अगर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब अच्छी हुक्मरानों के फहरिस्त में अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि आईनी मुद्दत के अंदर अंदर इलेक्शन का इनेकाद करे और हुकूमत इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करे। यही निगरान हुकूमत का असल काम है। बिल्कुल, यही असल काम है और अवाम भी यही चाहती है कि आईनी तकाजा पूरा किया जाए। निगरान हुकूमत का काम है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस को ज़रूर करवाएं। बहुत शुक्र, राजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जनाब सालगिरह सेलिब्रेट करने का वक्त आन पहुंचा है आपकी हमारी। मेरा ख्याल है कौन ऐसा शख्स होगा जिसकी पसंदीदा अदाकारा ये नहीं है, जिनके ड्रामे हमेशा से हम देखते आ रहे हैं और हर ड्रामे में उनका एक नया कैरेक्टर होता है जो कि सामने आता है, जो कि भरपूर तरीके से वो निभाती हैं। वो कौन है, आइए आपको दिखाते हैं। निकाल दिया मुझे, मेरे ही शो से निकाल दिया। अहमद को शो से निकाल। अरे आप खुदा ने औरत को इतना कमजोर क्यों बना दिया मदन? मैं अल्लाह रसूल के नाम पर हिलमंद को माफ करती। तुम कहोगी तो सारी उम्र के लिए रुक जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसी फरमाइश करूंगी। तुम तो जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करो और मुझे भी यहाँ से ले जाओ। क्या वजह? चाहवा बनाना है? गैस हो गई होगी है ना? क्यों खाई दफ्तर में चने की दाल? अब कैसे होगी हज़म? सारी माचिस सिली है, आग ही नहीं है इसमें। आप में आग नहीं है जी। एक बात बता मुझे, क्यों कर रहा है तू ये सब? ये भाग दौड़, ये खतरा क्यों मोल ले रहा है मेरे लिए? प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना तुझे मुझसे? जी हाँ, आप सबकी हमारी फेवरेट सानिया सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सानिया साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। अब मेरी आवाज़ अच्छी होती तो मैं ज़रूर आपको गा के भी विश करती। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदू करने का और आपकी मुबारकबाद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर डेडिकेटिंग दिस टाइम टू मी ऑन योर मॉर्निंग शो। इट्स वेरी काइंड, थैंक यू। सानिया साहिबा, कैसे सेलिब्रेट करती हैं बर्थडे और आज जिंदगी की कौन सी बहार है जो कि आप देख रही हैं? हाँ जी, इस साल लास्ट ईयर एक्चुअली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था बिकॉज मैं 50 साल की हुई लास्ट ईयर और इस साल आई एम 51, अल्लाह का शुक्र है। एंड मैं सेलिब्रेट तो कुछ भी नहीं करती, लेकिन मेरे घर वाले करते हैं काफी ज्यादा। तो वो सब आते हैं और अपना हल्ला गुल्ला करते हैं, बच्चे, अम्मी, भाई बहन, मेरे सारे कजन्स। तो इट्स अ बिग पार्टी जब वो लोग सब आते हैं। खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद ही आते हैं, खुद ही अपने आप को इनवाइट कर लेते हैं, केक भी खुद ही लाते हैं। सारे लोग प्यार इतना ज्यादा आपसे करते हैं। इनफैक्ट आपके फैंस ये भी चाहते होंगे वो भी आपके साथ सेलिब्रेट जरूर करें, इसीलिए हमने सोचा कि इस सेगमेंट के थ्रू क्यों ना सेलिब्रेशंस की जाएं। सानिया साहिबा, थोड़ा सा आपको लेकर जाते हैं। आपके जब करियर आपने स्टार्ट किया था, लोग जानना चाहते हैं आपके हिस्ट्री के बारे में, कैसे आपने शुरुआत की थी अदाकारी की, पहला ड्रामा कौन सा था और कैसे एक्टिंग की तरफ आई? पहला ड्रामा तो इतनी पुरानी बात है, 89 में हम कर रहे थे स्ट्रीट प्लेज, स्ट्रीट थिएटर करती थी मैं उस वक्त। और मैं कर रही थी एक स्ट्रीट प्ले कराची में औरत के नाम से।
और 8 मार्च आया तो पीटीवी ने कहा कि हम उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो हमने कहा ये कर दीजिए रिकॉर्ड। तो वो आए, लेकिन आई थिंक वो उनको अंदाजा नहीं था कि वो स्ट्रीट प्ले एक सर्कल में होता है, कैमरा कहाँ जाएगा कहाँ, तो वो एडिट करने में ऑडियो में बड़ा मसला हुआ। तो उस वक्त उन्होंने फहमीदा नसरीन कर रही थी वो प्रोग्राम, और निदा यासिर की जो अम्मी है, तो उन्होंने कहा कि फिर टेलीविजन पे आ जाओ स्टेशन और हम इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने कहा पता नहीं, मैं कभी बचपन में गई थी और मुझे बहुत मजा नहीं आया था, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चों के लिए वो जरा बोरिंग सी चीज है कि रिपीट होता है, टाइम लगता है। फिर अब्बू ने कहा कि नहीं जाओ, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, जाओ जाके एक्सप्लोर तो करो, देखो तो सही, इफ यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट तो ठीक है। फिर हम गए, वो 20 मिनट का प्रोग्राम था, 20 मिनट का प्ले है हमारा, मगर वो टेलीविजन पे करने में 4 दिन लगे। तो मैं तो खासतौर पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड और इरिटेट हो गई, बिकॉज मैं स्कूल जाती थी उस वक्त और कॉलेज जाती थी, और मुझे लगा यार ये क्या, दिस इज वेस्टिंग सो मच टाइम, और मैं कभी दोबारा टीवी नहीं जाऊंगी। मगर फिर उसके बाद बच्चों का थिएटर, जो मैं ऑलरेडी थिएटर पे बहुत ज्यादा देखती थी, इमरान असलम साहब का लिखा हुआ होता था, यास्मीन इस्माइल उसे डायरेक्ट करती थी, हमारा पूरा बचपन गुजरा वो प्लेस देखते हुए, मुझे जबानी याद थे वो प्लेस। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं टेलीविजन के लिए वो प्लेस कर रही हूँ, तुम्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम तो थिएटर की बच्ची हो, हमारी बच्ची हो, तुम इनकार नहीं कर सकती। मैंने कहा चलें। उसमें मुझे फिर भी मजा आया, बिकॉज यास्मीन आंटी herself was there, and you know वो थिएटर के ही प्लेस थे, and I was think actually एक जो मैं देखती थी जब वो प्लेस, वो कैरेक्टर मरीना करती थी थिएटर में, और मैं उन्हीं को देखती थी उस कैरेक्टर में। तो जब ये प्ले टेलीविजन पे होने लगे तो मरीना wasn't here, she was in UK, she was completing her studies, तो they asked me to do it, तो वो फिर मैंने किया। तो for many other things, this is one of the things that I'm grateful to Marina for. पूरी जर्नी में सपोर्ट किसने किया? कोई होता ना कि आप अपनी पूरी जर्नी को डेडिकेट करते हैं, कामयाबी को डेडिकेट करते हैं किसी एक शख्स को, कोई आपकी फैमिली मेंबर भी हो सकता है या मे बी इंडस्ट्री से कोई, जिसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया हो। सबसे ज्यादा मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे बहन भाई, मेरे घर वाले, सबसे ज्यादा। उनके बगैर आई थिंक कोई कितना भी मुझे बाहर इंडस्ट्री में सपोर्ट करता, शायद मैं काम शायद कर लेती, बट इतनी खुश नहीं होती। यू नो, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो आपके सिग्निफिकेंट लोग होते हैं आपकी जिंदगी में, आप चाहते हैं कि वो आपसे, आपकी काविशों से, आपकी अचीवमेंट से वो खुश हो, और वो भी उतना ही सेलिब्रेट करें जितना आप करना चाहते हैं। तो चूंकि वो हमेशा मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े रहे, मेरे डिसीजंस के साथ खड़े रहे, देयर वर टाइम्स जब लोग उनको आके कहते थे ये कोई करियर नहीं है, ये तो इतना अनसर्टन है, और इतना पढ़ाया लिखाया बच्ची को, मास्टर्स करवाया, अब तुम उसको एक्टिंग में डाल रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग कहते थे, हमारे रिश्तेदार। तो यू नो और सानिया साहिबा, ये भी तो बहुत ज्यादा होता होगा ना कि उस टाइम पर नई इंडस्ट्री भी शुरू हुई है, और उसके बाद खातून आ रही है, और वो एक्टिंग की फील्ड में, जाहिर है ये वाली बात भी कि ये कोई करियर नहीं है, और दूसरा ये कि खातून को किस तरह से, तो घर वालों की सपोर्ट जाहिर है इसमें बहुत ज्यादा मैंडेटरी भी थी। एब्सोल्युटली, उसके बगैर भी देखिए होता है, बहुत सारी और चीजें हैं जिसके लिए मैंने फैमिली के बगैर काम किया, या जैसे जो प्लेज मैंने चूज किए उसमें उनका इतना किरदार नहीं था, उसमें कोई उनका, क्योंकि उनको इस काम के बारे में कुछ पता नहीं था, दे वर ऑल टीचर्स मोस्टली, तो उसमें उनकी कोई मशावरत नहीं होती थी। लेकिन अगर आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई आपके साथ ना खड़े हो ना, तो वो जो लोनलीनेस आती है ना आपके काम में, और जो इनसिक्योरिटी आती है, वो फीलिंग ऑफ बीइंग अनसेफ, I was always going back to a safe place where people were standing with me, जहाँ पूरे दिन की मैं डिस्कशन करके उनसे चीजें सीख सकती थी, अपने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकती थी। आई थिंक दैट सेफ प्लेस फॉर एनी पर्सन। और इंडस्ट्री में किसने ज्यादा सपोर्ट किया? कोई ऐसा दोस्त जो कि अभी तक साथ है? ये याद है कि इस दोस्त ने मुझे, या एक मेंटोर ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इंडस्ट्री में? बहुत, ऐसे तो मैं इतना खुश नसीब एक्टर हूं ना, मैं जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करूं खुदा का, अपने दोस्तों का,
अपने फैंस का, जिन लोगों ने मुझसे काम करवाया, जिन लोगों ने मुझ में वो किरदार देखे, मेरे वो सब मेहरबान दोस्त, मैं जितना ज्यादा शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि मैं बिल्कुल ऑनेस्टली, अगर इमॉडेस्टली, अब मैं कह सकती हूँ, मैं इतने साल हो गए मुझे, अगर मैं बिल्कुल इमॉडेस्टली आपको बताऊं तो दिस वाज ऑल देम। उन्होंने देखे ये किरदार मेरे अंदर, उनको लगा, उनको मेरी सलाहियत पे इतना एतबार था कि यार। और सबसे ज्यादा पसंदीदा अदाकार कौन सा था, कौन सा रोल था, कौन सा कैरेक्टर था जो कि सबसे ज्यादा पसंद आया आपको कि ये मेरा काम है जो कि मैं बार बार देखना चाहूंगी? आहट, सितारा, मेहरुनिसा, आई थिंक वो मेरे दोनों प्लेज आइकॉनिक बन गए मेरे लिए। मगर जो मुझे जिस काम में बहुत ज्यादा मजा आया और जिसको मैंने बहुत करके सेलिब्रेट किया, वो आओ कहानी बुनते हैं था। और क्योंकि वो थिएट्रिकल था, वो बहुत एक डिफरेंट उसका कॉन्सेप्ट था, और वो करने में इतना मजा आया था हमको कि आई थिंक वो मेरे साथ हमेशा। और बहुत कम खराब मेमोरीज हैं मेरे करियर में या मेरे काम में, बहुत ही कम कभी ऐसा हुआ कि मुझे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि यार मजा नहीं आया, यार ये क्या हो गया, अनफॉर्चुनेट है, या बुरा लगा, गुस्सा आया, बहुत ही कम। अच्छा, मेरा ख्याल है फिर तो आप बहुत लकी रही है, क्योंकि अक्सर हमारी जब बात होती है जितने एक्टर से, तो वो जरूर बता रहे होते हैं कि चैलेंजिंग टाइम कौन सा था और किसने उन्हें सबसे ज्यादा टफ टाइम दिया था। मतलब यू आर वेरी पॉजिटिव, और एक्सपीरियंसेस भी आप बड़े पॉजिटिव शेयर करिए, क्योंकि जाहिर है अगर आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़े तो वो भी एक जर्नी है जिसको आपने एंजॉय किया और उससे आपने सीखा। ये एक बड़ी बात है मेरा ख्याल है। मैं इसमें छोटी सी एक बात ऐड करूं, आई एम द थर्ड जनरेशन ऑफ वर्किंग वुमेन इन माय फैमिली। मैं तीसरी नस्ल हूँ खवातीन की जो काम करती हैं। हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई इंसान काम नहीं करेगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होता है कि कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उस प्रोफेशन के अपने कुछ स्ट्रगल्स होते हैं, उसकी अपनी कुछ मसाइल होते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स होते हैं। उन सब को मैनेज करते हुए आप अपना करियर कैसे लेके चलते हैं, वो भी मैंने घर से सीखा था। नोबडीज जर्नी, चाहे वो टीचर है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर लड़के और लड़कियां हैं मेरे घर में, चाहे वो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, किसी की जर्नी आसान नहीं थी, किसी की मुश्किल नहीं होती। आप वैसे की बात आपने बिल्कुल ठीक है। देखिए कि कोई भी प्रोफेशन हो, आप किसी भी एक इंडिविजुअल की स्टोरी आप लेकर आए, चाहे वो कोई होम मेकर ही क्यों ना है, कोई नहीं है, क्योंकि मतलब कोई इस प्रोफेशन की हमसे बात नहीं कर रहे, उसकी अपनी स्ट्रगल्स होंगी। स्ट्रगल से किस तरह आप सीख के आगे निकलते हैं, ये एक बड़ी बात होती है। सानी साहब, बड़ा मुश्किल सवाल करने जा रही, हो सकता है बड़े दोस्त आपसे नाराज भी हो जाएं इस पे लेकिन पूछते हैं जरा, आपके फैंस भी जानना चाहते हैं, जरा बताएं सबसे ज्यादा पसंदीदा एक्टर आपका खुद कौन सा है और किसके साथ सबसे ज्यादा काम किया आपने? सबसे ज्यादा काम तो मेरा ख्याल है मैंने नोमी भाई के साथ किया, नुमान इजाज के साथ बेतहाशा काम किया। मेरे फेवरेट एक्टर्स, शायद अगर मैं बताऊं कौन फेवरेट नहीं है तो लिस्ट छोटी हो जाएगी, लेकिन जब मैं टीवी देखती थी ना, तो जो मेरे फेवरेट एक्टर्स थे वो सलीम नासिर साहब थे। और मुझे बहुत कल्प है इस बात का कि मुझे कभी नहीं मौका मिला उनसे मुलाकात करने का और उन्हें जानने का या उनके साथ काम करने का। तो एक तो उनके साथ मुझे काम करने का बहुत शौक था, आई थिंक मेजरली बिकॉज ऑफ आंगन टेढ़ा और अनकही। फिर जो मेरे फेवरेट लोग हैं इंडस्ट्री में, दैट हैज टू बी मरीना एंड कुचू फॉर एवर एंड एवर। मरीना और जलील मेरे हमेशा हमेशा सबसे फेवरेट लोग हैं। फिर सरमद और कमल मेरी फैमिली है, वो तो हम फैमिली हैं, तो उनके बारे में कहना जरा अकरबा परवरी है, लेकिन इट्स देम मोस्ट डेफिनेटली। फिर जिन लोगों के साथ मुझे बहुत मजा आया वो फैसल कुरैशी, हुमायूं, नोमी भाई, फैसल रहमान, अनएंडिंग लिस्ट है। अदनान, सब लोग कहते हैं वो बड़ा नॉन सीरियस है, वो बहुत मजाक करता है, वो बहुत, बट मेरे साथ तो बहुत। अभी आपने सम्मी का भी शायद क्लिप, मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा था, आवाज आ रही थी, सम्मी का भी शायद आपने क्लिप चलाया, बहुत मुझे उनके साथ काम करके मजा आता था। लड़कियों में, बच्चों में आजकल मुझे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लगते हैं। एंड फेवरेट कौन है? अच्छा, अब एक नाम लेना होगा, अब एक नाम लेना होगा मेल में भी और फीमेल में भी। आप वो जिनके साथ शायद आपने काम किया है, नहीं किया, डजंट मैटर,
फीमेल की बात नए लोगों में, जी नए लोगों में सज्जल, आई थिंक सज्जल भी अब जाहिर है पुरानी ही हो चुकी है माशाल्लाह से जबरदस्त, लेकिन हाँ जाहिर है आपके लिए तो नहीं है अभी, मेरे लिए ये भी फैक्टर है कि मेरे लिए रिलेटिव है जरा नया और पुराना तो आई थिंक इट वुड बी सज्जल। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मेल में एक नाम, मेल में कौन अच्छा है, गौहर बहुत अच्छा है। अभी मैं नजर का काम देख रही हूँ, बहुत अच्छा। मावरा ने बड़ा अच्छा काम किया अभी रिसेंटली, सबीना ने बहुत अच्छा काम किया है आजकल। आई थिंक इट्स इतने अच्छे, बहुत ज्यादा। यमुना का नाम ना ले आप, कैसे एक नाम में कैसे मुझे बताओ। सही बात है, वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने वाकई आपको मुश्किल में डाल दिया तो टैलेंटेड। आमना के साथ अभी मैंने काम किया, आमना इलियास के साथ, बाजी में भी मैंने उसके साथ एक सीन किया था, और वो एक ही सीन में मैंने कहा यार ये क्या जबरदस्त उसकी इतना अच्छा काम हो रहा है सानिया जी के, मतलब आप किसका नाम ले और किसका नाम ना ले, नई स्क्रिप्ट से। और अब यंगस्टर्स में हमारे जो यंग एक्टर्स हैं, इमर्जिंग एक्टर्स हैं, वो भी चाहते हैं कि नई स्क्रिप्ट्स हो, अच्छी स्क्रिप्ट्स उनको ऑफर हो। अच्छा, पहले के काम में अब के काम में अक्सर हम बात करते हैं तो जो हमारे सीनियर अदाकार होते हैं वो अक्सर गिला कर रहे होते हैं कि अब जो है वो पहले जैसा काम नहीं हो रहा, शायद कमी जो है वो है। सानिया, आपको क्या लगता है, वाकई कमी है या अब बेहतर काम हो रहा है? दोस्त, ये ना मुझे लगता है कि वेव्स में आता है अभी हम, और हर इंडस्ट्री में होता है ऐसा। मसला सिर्फ ये हुआ है कि एकदम हमने ना चैनल्स का दड़बा खोल दिया है, जिसमें बेतहाशा चैनल्स एकदम दौड़ के बाहर निकल आए हैं, जिसके लिए ना हमारे पास राइटर्स थे, ना डायरेक्टर्स थे, ना एक्टर्स थे, ना हमारे पास प्रोडक्शन टीम्स है, ना हमारे पास आर्ट डायरेक्टर्स हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली राइटर्स नहीं है। जो बहुत अच्छा लिखने वाले हैं वो उतना बिकाऊ माल नहीं लिख सकते, क्योंकि उसको अच्छा काम लिखने में जितना वक्त लगता है और वो लेते हैं उतना टाइम टेलीविजन के पास नहीं है। तो एक्चुअली हम इस टेलीविजन के इस नए सेटअप में वी एंटर्ड क्वाइट अनप्रिपेयर्ड। हमारे पास कुछ, हमारे हथियार पूरे नहीं थे, हमारे पास हथियार नहीं, औजार पूरे नहीं थे हमारे पास, तो आई थिंक हम अभी वी आर गेटिंग देयर। नए काम के साथ हमने देखा, शुरू में हम टीवी के जैसे प्लेस थे, कंपटीशन की वजह से हमने देखा कि उनको अपना स्टैंडर्ड नीचे लाना पड़ा, दूसरी तरह के प्लेस करने पड़े जो जरा ज्यादा सेलिब्रेटेड है, या ज्यादा जिनकी टीआरपी जिसको आप कहते हैं, या व्यूअरशिप जिसको आप कहते हैं, कमर्शियल, जाहिर है कमर्शियल उसके लिहाज से भी आपको देखना पड़ रहा होता है चीजों को, तो मिक्स करके चलना पड़ता है ना। एग्जैक्टली, और वो भी जरूरी है, उनकी अपनी व्यूअरशिप है, वो क्या देखेंगे फिर। लेकिन हर तरह का काम होना चाहिए, और ये भी एज आर्टिस्ट हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा तो हम उसको एलिवेट करने की कोशिश करें, खुद उसके स्टैंडर्ड पे नीचे ना उतरें, उसको लेकर ऊपर जाने की कोशिश करें। तो ये मिल मिला के, एक दूसरे से बातचीत करके, बेहतर चीजों की चॉइसेस करके, थोड़ा सा पैसा छोड़ के, थोड़ी सी तकलीफ उठा के, थोड़ा सा ज्यादा इन्वॉल्व होके, आपको आपस में मिलकर इंडस्ट्री को सानिया साहिबा, थोड़ा अब डिजिटल का भी रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। अब जाहिर है वहाँ पे भी आपको व्यूज़ चाहिए हो रहे होते हैं, हाइब्रिड कंटेंट भी होता है, और जाहिर है उसके लिहाज से आपको वो सारे तकाजे भी पूरे करने पड़ रहे होते हैं। तो शायद अब मिक्स एंड मैच करके आज के दौर की अगर बात करें तो वो शायद उसकी एक रिक्वायरमेंट भी है कि ऐसे चलना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम सब्जेक्ट को आपको हाईलाइट ज़रूर करना पड़ेगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे उन्मान आपको लाने पड़ेंगे जिन पे लोग बात नहीं करते, स्टीरियोटाइप्स हैं, तो उन पर भी काम हो रहा है। लेकिन जैसे कि आपने बात की, बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। सानिया साहिबा, आखिरी सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ज़ाहिर इतने किरदार कर लिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सवाल आपसे पूछूं मैं कैसे, लेकिन कौन सा ऐसा किरदार है जो कि अभी तक करने की ख्वाहिश है कि ये किरदार मुझे अब ऑफर हो जाना चाहिए? यार, अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो किरदार मैंने अभी तक किए हैं उनकी भी मैंने ख्वाहिश नहीं की थी, और मेरा कुछ अल्लाह मियां से रिश्ता ऐसा है कि जिस चीज की मैं बहुत ज्यादा ख्वाहिश करती हूँ होता नहीं है, तो मैं कोई ख्वाहिश नहीं करती अब। जो मेरी तरफ काम आता है
ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसमें अभी भी मेरे पास उसमें से सेलेक्ट करने की मेरे पास अभी गुंजाइश है। कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है और मैं मिस जज भी कर लेती हूँ प्रोजेक्ट को, और इसी तरह ट्रायल एंड एरर से अभी भी चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है कि अच्छा यार शायद ये टीम अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, शायद इसका कुछ बना लेंगे, यार ये डायरेक्टर बड़ा अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा नहीं है लेकिन शायद इसका कुछ बना लेंगे, यार कहानी बड़ी अच्छी है, इसमें मेरा कैरेक्टर बड़ा छोटा सा है, लेकिन अभी भी ऐसा ही होता है। लेकिन जो भी किरदार मुझे मिले या मेरे डायरेक्टर या मेरे राइटर्स को लगे कि यार ये किरदार ये कर लेगी, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं उस पे जान लगाकर अपने तय पूरी मेहनत करूं। और ज़ाहिर जितने अच्छे तरीके से आप उस किरदार को निभा रही होती है वो नज़र भी आते, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आप उसकी कितनी मेहनत उसके पीछे है। सानिया साहिबा, अक्सर ये भी होता है ना, हमने वैसे आपको बड़ा चूज़ी देखा है काम के मामले में, बड़ा चूज़ करके आप काम करती है, पिक करती हैं अपने काम को, ऐसा नहीं कि कुछ भी आ जाए उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कभी कोई कैरेक्टर था, आपको ऑफर हुआ हो, आपने उसको रिफ्यूज़ कर दिया हो कि नहीं ये शायद मेरे टाइप का नहीं है, ये शायद मुझे नहीं करना चाहिए, बाद में वो कैरेक्टर बड़ा ही हिट हो गया हो और बाद में अफसोस हुआ हो कि काश मैं कर लेती? कोई एक ऐसा कैरेक्टर? बहुत सारे हैं, लेकिन एक मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि 2010-11 की बात है। मेरे वालिद साहब का उसी साल इंतकाल हुआ था, तो मैं बहुत अच्छी हेड स्पेस में नहीं थी और मैं अपनी वालिदा को लेके ट्रैवल कर रही थी क्योंकि मेरे वालिद साहब के जो दोस्त दूर दराज इलाकों में रहते थे और जो उनके स्टडी सर्कल्स में शामिल थे और जो उनके सियासी दोस्त थे, वो अम्मी से मुलाकात करना चाहते थे। अब सब तो नहीं आ सकते थे ताज़ियत के लिए, तो अम्मी ने कहा मैं जाना चाहती हूँ, तो मैं उनको लेके ट्रैवल कर रही थी और मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, मैं ज्यादा वक्त अम्मी के साथ भी गुजारना चाह रही थी। तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट आया, नाम नहीं मैं उसका लूंगी, लेकिन फैसल कुरैशी था उसमें और वो मुझसे मिलने भी आए, अम्मी भी थी उस दिन। तो मैंने बहुत बाबर जावेद का वो डायरेक्टेड प्ले था, तो मैंने बहुत उसको प्यार से कहा, मैंने कहा यार मैं इतना ये स्ट्रेनुअस कैरेक्टर है, इसमें इतना स्ट्रेन है, मैं ना इस वक्त उस हेड स्पेस में नहीं हूँ, मैं इस वक्त ना यहाँ नहीं जाना चाहती, इस जगह पे ना मैं नहीं जाना चाहती इस वक्त। तो खैर वो थोड़ा सा खफा भी हुआ, लेकिन बहुत प्यारा है, बहुत प्यार है उससे। तो वो उसने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं। बाद में वो कैरेक्टर सवेरा ने किया और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने नहीं किया, क्योंकि जितना अच्छा उसने किया शायद मैंने उस तरह देखा ही नहीं था उस कैरेक्टर को, और सवेरा ने उसे बहुत इतना सुपर प्ले किया। मैंने देखा बाद में वो प्ले और मैं देखती थी कि अच्छा अब यहाँ पे वो क्या करेगी, यहाँ पे वो क्या करेगी, इतना अच्छा किया उसने वो प्ले और इतना अच्छा उसने वो कैरेक्टर किया कि कभी कभी आपको खुशी भी होती है यार अच्छा ही वो मैंने नहीं किया। यही मेरा ख्याल है, यही एक बात है कि आप जब दूसरों के काम को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो आपके काम को भी सब सेलिब्रेट करते हैं, और यही मेरा ख्याल है आपकी पॉजिटिविटी का राज भी है। सानिया साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। एक मरतबा फिर से सबकी तरफ से, हम नेटवर्क की तरफ से भी और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से भी आपको सालगिरह मुबारक हो। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अब एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। ब्रिटिश पाकिस्तानी स्टूडेंट महानूर चीमा ने ओ लेवल इम्तिहान में आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 16 साला महानूर ने बरतानिया में जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के इम्तिहान में 34 मज़ामीन चुने और सब में A ग्रेड हासिल किया है उन्होंने, और एक आलमी रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है। और एक और चीज़ बड़ी हैरत कुन थी सबके लिए भी कि वो कहती है कि उन्होंने जब IQ टेस्ट अपना दिया तो उसमें उनके 161 स्कोर आया, और वो ये कहती हैं कि अगर आइंस्टाइन होते तो वो भी 160 स्कोर करते, 161 वो भी स्कोर ना कर पाते। ये भी ज़रा उनसे पूछेंगे क्योंकि लोग ये भी जानना चाह रहे होते हैं। लेकिन होनहार महानूर चीमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए। महानूर, ज़्यादा खुशी किस बात की है, आलमी रिकॉर्ड कायम करने की या आइंस्टाइन को पीछे छोड़ने की? आइंस्टाइन को तो मैं नहीं कहूँगी मैंने पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि उनका तो IQ कभी टेस्ट ही नहीं हुआ, लेकिन स्पेकुलेट किया जाता है कि उनका 160 था। तो ज़्यादा खुशी मैं कहूँगी कि मेरी GCSE अचीवमेंट्स में ही। अच्छा महानूर, कैसे मैक्सिमम आप कितने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं? अमूमन लोग कितने सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, और आपने 34 सब्जेक्ट चूज करने का कैसे इरादा किया कि ये मैं कर सकती हूँ?
नॉर्मली स्कूल्स में, ब्रिटिश स्कूल्स में आपको 9 या 10 करते हैं, और जिन लोगों ने थोड़े से एक्स्ट्रा करने हो स्कूल आपको 1 या 2 एक्स्ट्रा करने देता है। तो मैंने 34 का डिसीजन किया जब मैं क्लास 7 में थी। मैंने डिसाइड किया कि अगला, क्योंकि मेरा बिग एकेडमिक माइलस्टोन GCSEs थे, मैंने उनमें कुछ ऐसा करना था जो पहले नहीं किसी ने किया। अच्छा, तो इसमें अब स्कूल ने क्या मान लिया, क्योंकि इससे पहले तो ज़ाहिर है इतने सब्जेक्ट किसी ने चूज़ नहीं किए होंगे। जब आपने कहा कि मुझे 34 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो स्कूल वालों को कैसे मनाया? मैनेजमेंट का कितना किरदार था इसके अंदर? स्कूल वालों ने तो एक्चुअली मेरा ज़्यादा साथ नहीं दिया। स्कूल वालों ने तो हमेशा कहा है कि आप वही करें जो बाकी सारे बच्चे कर रहे हैं। उन्होंने मेरे टैलेंट्स को या मेरी एबिलिटीज़ को अपनी नज़र में नहीं रखा। तो डिसीजन ये मेरा सारा फिर प्राइवेट करना पड़ा, और टाइम टेबल क्लैशेस की वजह से मुझे काफ़ी सब्जेक्ट्स छोड़ने भी पड़े। ठीक है, तो जाहिर है को ऑब्वियसली इसमें भी क्योंकि जिस तरह आपकी वालिदा का मैं भी एक इंटरव्यू देख रही थी, तो उन्होंने भी यही बात की कि हम पाकिस्तान से मूव इसलिए हमने किया था कि एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की तरफ भी जा सकें, और उसके बाद वो यही बता रही थी कि उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल सकी है। तो आप मेरा ख्याल है 50 सब्जेक्ट्स चूज़ करना चाह रही थी और फिर आपको 34 पे मूव करना पड़ गया। जी, मेरा इनिशियल इरादा था कि पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड 47 था, तो मैंने 50 करने थे। लेकिन टाइम टेबल क्लैशेस इतने थे और स्कूल से काफ़ी डिस्करेजमेंट थी, काउंसिल फाइन्स का इशू था, लीव ऑफ एब्सेंस के काफ़ी इशू थे, तो फिर इवेंचुअली 34 पे हमने सेटल किया। अच्छा मानूर, इसके अलावा ये रिकॉर्ड किसने बनाया हुआ है? क्या आपके अलावा कोई और भी है जिन्होंने इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स चूज़ किए हुए हैं? जी, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 47 O's एंड A लेवल्स कलेक्ट किए हैं, जिनमें A's हैं उनके। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा जर्नी पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अगर देखा जाए 2 या 3 या 5 सब्जेक्ट्स अगर बच्चे को पढ़ने के लिए कह दिया जाए, वो कहते हैं बड़ा टफ है, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है। मानूर, क्या पढ़ने की स्ट्रैटेजी थी कि 34 सब्जेक्ट्स आपने A ग्रेड के साथ क्लियर किया? थोड़ी सी अपनी रूटीन बताएं, टाइम टेबल आपने किस तरह से सेट किया था और मोटिवेट किस तरह से होती थी? मेरी हमेशा एकेडमिक ड्राइव काफ़ी थी, क्योंकि मेरी मदर की काफ़ी थी और उससे पहले मेरी नानी अम्मा की काफ़ी थी। तो ये एजुकेशन का पैशन हमारी फैमिली में हमेशा से ही था। मुझे पता था कि मैंने कुछ अनोखा करना है, तो ये मोटिवेशन मेरी कभी भी कम नहीं हुई। और स्केड्यूल के बारे में मैं कहूँगी कि मेरा सोने का स्केड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं रात लेट तक पढ़ती थी और स्कूल से आके सो जाती थी ताकि मैं प्रोडक्टिवली पढ़ सकूँ। अच्छा, तो ये आपने टाइम टेबल बनाया हुआ था, और कितने घंटे स्टडीज़ को देती थी ओवरऑल, और हर सब्जेक्ट को किस तरह से टाइम डिवाइड किया हुआ था आपने? एक दिन में, क्योंकि मेरी एक्चुअली एक्स्ट्रा करिकुलर भी काफ़ी कमिटमेंट्स हैं, तो मैं एक दिन में कोई 3 से 4 घंटे मैक्सिमम पढ़ती थी, और हर सब्जेक्ट में एक हफ्ता रखती थी जिसमें मैं सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ के ख़त्म कर देती थी। अच्छा, एक सब्जेक्ट एक टाइम पर रखती थी, उसको अच्छी तरह से पढ़ती थी, और उसके बाद दूसरे को, ताकि मिक्स ना हो सारी चीज़ें और एक पे आप फोकस कर सकें। अच्छा मानो, घर में कोई पढ़ाता था? किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया पूरी जर्नी में, और उसके बाद आप कहती हैं कि मैं डेडिकेट करूँगी अपनी ये कामयाबी इस शख्स को? मेरे दोनों वालिदैन ने मेरी काफ़ी सपोर्ट की, लेकिन जो एकेडमिक और एजुकेशनल है, मैं कहूँगी कि ये सारा क्रेडिट मेरी मदर को ही जाता है। सारा क्रेडिट मदर को जाता है, और ज़ाहिर आपकी मदर ने बड़ी मेहनत भी की है इसके लिए। कुछ उनकी बातचीत में सुन भी रही थी, तो वो बता रही थी, और आपके फादर भी यही कह रहे थे कि मैं इसके डेडिकेट करूँगा ये, और क्रेडिट ज़रूर दूंगा आपकी मदर को और आपको, जिन्होंने मिल के इस कामयाबी को हासिल किया है। अच्छा मानूर, अब क्या स्कूल वालों का रिस्पांस है? कोई किसी से बात हुई आपकी मैनेजमेंट में से, या वैसे अपने क्लास फेलो से जो कि सब्जेक्ट्स नहीं चूज़ करने दे रहे थे, और आपने फिर ज़ाहिर प्राइवेट 34 सब्जेक्ट्स चूज़ किए? मेरे पिछले स्कूल से जिनके साथ मैंने सब्जेक्ट्स किए हैं, उनसे मेरी आखिरी कम्युनिकेशन कल थी, जब मैंने उनसे कहा था कि मैं वापस नहीं आ रही आपके स्कूल। लेकिन मेरी क्लास फेलो से मेरी बात होती रही है, मुझे काफ़ी कंग्रेचुलेशंस मिली हैं। अच्छा, स्कूल छोड़ दिया है? हाँ जी। वैसे ये बड़ा अच्छा डिसीजन है, मैं भी यही बात कहूँगी, क्योंकि देखिए जहाँ पर कदर नहीं की गई और जहाँ पर आपके IQ को नहीं समझा गया, उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया, एक्नॉलेज नहीं किया गया, वहाँ पर ज़ाहिर रहने का कोई फ़ायदा उस तरह से नहीं था। प्राइवेट आपने ज़्यादा अच्छे से पढ़ के भी, खुद भी सब्जेक्ट चूज़ करके आपने ये सक्सेस हासिल किया है। मानो आखिर में बताइएगा, किस शोबे में करियर बनाना चाहती है, किस फील्ड में जाने का शौक़ है आगे, और क्या टारगेट सेट किया हुआ है? मेरा पैशन मेडिसिन है, और फ्यूचर में मेरा एम यही है कि मैं डॉक्टर बनूँ।
ठीक हो गया जी, डॉक्टर बने हैं, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं मानूर। आपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन है और उन तमाम बच्चों को जो कि 5-5, 6-6 सब्जेक्ट्स पढ़ के घबरा जाते हैं, उनके लिए भी जाहिर है आपने एक उनको भी मोटिवेट किया है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। और जितने भी लोग हैं वो अगर आपके अगेंस्ट भी जा रहे होते हैं तो आपने अगर खुद कुछ करना है तो आप कर गुजरते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे बिग ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने हंगामी इजलास के दौरान आइंदा 48 घंटों में बिजली के बिलों में कमी के लिए ठोस मनसूबाबंदी पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, जबकि जायद बिलों के खिलाफ मुल्क में 4 रोज से जारी हड़ताल शिद्दत पकड़ रही है और आवाम के साथ साथ ताजिर और सियासी जमातें भी इसमें शामिल हो रही हैं। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि MQM पाकिस्तान ने एहतजाज फसादात में तब्दील होने का खदशा भी जाहिर कर दिया है। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के इस अहम मसले पर हमारे साथ बात करेंगे मारूफ माहिर मईशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब, हम सोल्यूशंस की तरफ तो आएंगे, जाहिर है उस पर भी आपसे ज़रूर बात करें, लेकिन एक आम आदमी जिस तरह अपना बिल लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, वो सड़कों पे निकला हुआ है, उसे सिर्फ मेजॉरिटी को सिर्फ इतना पता है कि उनका बिजली का बिल ज़्यादा आया है। क्यों आया है, वो अपने बिल को किस तरह समझे? मैं चाहूँगी कि उस बिल को किसी तरह से आप आम इंसान को एक आसान अल्फाज में समझाएं। देखिए, मैं आसान अल्फाज में तो ये समझाता हूँ कि पाकिस्तान के जो ये मसाइल हैं एनर्जी में स्पेशली, ये हमारे कई दिहाइयों की कमीशन और ओमिशन, इससे मतलब है कि जो काम हमने किए और जो काम हमने नहीं किए, जो पॉलिसी एरर्स हुए हमसे करते हुए और जो काम हमें करने चाहिए थे वो हमने नहीं किए और हमने सारा सिस्टम स्टेट के कंट्रोल में छोड़ दिया, एक सेंट्रलाइज्ड फेडरल मिनिस्ट्रीज के कंट्रोल में और उनके झैली अदारों के कंट्रोल में। उसकी वजह से हुआ है कि मिसाल देता हूं एग्जैक्ट नंबर्स के साथ, 2022 में जो सारे डिस्कोस थे उन्होंने 520 अरब रुपए के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसान किए। पाकिस्तान की ये इतनी बड़ी एरिया है ऑफ कंसर्न और हम इस सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे। इसलिए ठीक नहीं कर पा रहे कि हम तो CEOs भी नहीं लगा सकते इन डिस्कोस में। उसके बाद ये हुआ है कि पाकिस्तान में चूंकि डायरेक्ट टैक्सेशन नहीं होती तो हमने एक GST 18% का लगा दिया, क्योंकि रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर ये सब टैक्स नहीं देना चाहते। एहतजाज करना तो जायज़ बात है, पर अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो ये इनडायरेक्ट, यानी कि आपके 20% तो एक आम फहम बात है कि आपका जो बिल आता है उस पर एक टैक्स लगा हुआ है। फिर ये हुआ कि हम चूंकि ये लाइन लॉसेस और ये सब कुछ अरेस्ट नहीं कर पाते, कम बिल जमा करते हैं, तो आपका एक सर्कुलर डेट जो आम फहम जबान में यानी कि एक पेबल खड़ा है 2500 अरब का, उसको कलेक्ट करने के लिए आपके बिल पे एक 3 रुपए 22 पैसे का सरचार्ज लग गया, क्योंकि उसको बोरो किया हुआ है बैंक से तो एक और सरचार्ज लग गया। जो बिजली की कीमत है वो इसलिए बढ़ती चली गई क्योंकि अभी भी डिपेंडेंट हैं फॉरेन रिसोर्सेज पे। LNG भी बाहर से आती है, फॉसिल फ्यूल्स भी बाहर से आते हैं, उसकी वजह से गैस भी जो है वो टाइड है फॉरेन डॉलर से। रुपए की कदर में जब कमी हुई तो आपके बिल्स में बेस टैरिफ में भी इजाफा हुआ, आपके जो टैरिफ क्वार्टरली हैं उनमें भी इजाफा हुआ और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में भी इजाफा हुआ। इस टैरिफ के निज़ाम को भी सिंप्लीफाई करना था, हम नहीं कर पाए। ये सारी वजूहात हैं जो कि आम आवाम के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर मसला क्या है, और फिर उन मसाइल पे ज़रूर बात करें ताकि आप जो बिल पकड़ के आप प्रोटेस्ट करें, जो कि आपका राइट भी है, लेकिन यू शुड नो कि रियलिटी क्या है, जिस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रा सोल्यूशंस की बात करते हैं। खाकान साहब, निगरान वज़ीर आज़म ने 48 घंटे का वक्त दे दिया, जिसमें कई घंटे तो अब गुजर भी चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ठोस स्ट्रैटेजी लाई जाए जिससे आवाम को रिलीफ दिया जा सके। अब जाहिर है हुकूमत से जब बात की जाती है, निगरान हुकूमत से भी बात की जाए, तो वो ये बात होती है कि IMF की शराइतें हैं और जाहिर है इसमें रिलीफ किस तरह से मिल सकता है, क्या स्ट्रैटेजी सामने आ सकती है, क्या क्या अभी ऑप्शंस मौजूद हैं निगरान हुकूमत के पास? मैं इसको 2 हिस्सों में एक्सप्लेन करूंगा। आजकल मैं जितनी गुफ्तगू कर रहा हूं वो कर फंडामेंटल रहा हूं, क्योंकि एक तो बात तय कर लीजिए, कोई लो हैंगिंग फ्रूट एनर्जी सेक्टर में नहीं है। इसको ठीक करने के लिए मैं कलीदी चीज़ें आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले शॉर्ट रन में जुलाई के बिलों को संभालना है,
थोड़ा सा ये जो इस वक्त बहुत मुश्किल में आ गई है कौम, सो एक तो तसल्ली रखें कि ये संभाला जा सकता है अगर रिस्पॉन्स हम ठीक दे दें तो। सो थ्रू दैट रिस्पॉन्स, पहली बात यह है कि जो बिल्स हैं इनको स्टैगर कर दें। उससे मतलब ये है कि लेट से कि किसी का 6000 बिल आया था और वो अब 9000 आ गया है, जो ऊपर के 3000 हैं उनको 3 माह में ले जाएं या 6 माह में ले जाएं, सो दैट इमीडिएट मसला जो है वो 200 और 300 यूनिट्स तक का सॉल्व हो जाए। दूसरी बात यह है कि ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी जो है उसको जाकर समझिए, ये 200 और 300 को ज़रा संभालिए, इस पे जीएसटी को संभालिए, इस पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को संभालिए, इस पे क्वार्टरली टैरिफ को संभालिए, ताकि ये जो कैटेगरी है इसको प्रोटेक्टेड रख सकें। ये दोनों चीज़ें करने से पहले जब आप अपना सोल्यूशन ये तैयार करें, कौम के पास ना जाइए, IMF के पास जाइए। अगर आप मेरे इंटरव्यू सुन रही होंगी तो मैंने हमेशा कहा है, यू कैन नॉट लीव द IMF प्रोग्राम, यू मस्ट स्टे विद द IMF प्रोग्राम। उसकी अम्ब्रेला के बगैर हम चल नहीं सकते। सो देखें, हमें दो बातें बड़ी क्लियरली करनी है। एक, मैंने पहले कहा कि हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे, देयर इज़ नो लो हैंगिंग फ्रूट। हमें पाकिस्तान को ये जो इन सॉल्यूशंस है ना कि कोई मैजिकल बुलेट है किसी चीज़ में एनर्जी को हल करने की, इस सोच से पाकिस्तान को हमें निकालना है। सो यू हैव टू गिव मी 1.5 मिनट उस पर बात करने को, बट इन द शॉर्ट रन स्टैगर कर दीजिए बिल जो इस वक्त बहुत बड़ा हुआ आया है। करने से पहले IMF से डिस्कस कीजिए, इसलिए क्योंकि ये करने से 1 सितंबर 30 का टारगेट उनके साथ हिलेगा। वो स्मार्ट लोग हैं, समझ सकते हैं। व्हेन यू एंड आई टॉक दे आर लिसनिंग, बिकॉज वो 8 घंटे दिन में बैठे 11 PhD खवातीनों हजरात यही काम कर रहे हैं। दूसरा, जो GST का निफाज है, जो क्वार्टरली टैरिफ का निफाज है, जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का निफाज है, इन 3 चीज़ों का जो निफाज 200 और 300 यूनिट्स पे हो रहा है, उसको गौर कीजिए। IMF के पास अगेन जाइए और उन्हें कहिए कि इसको हम संभालते हैं। बजट में एक 250 अरब की प्रोविज़न मौजूद है जो इमरजेंसी प्रोविज़न है। आई थिंक मुझे तो बहुत इस वक्त जिसे कहेंगे तशवीश है कि जिस तरह मुल्क में लोग इस वक्त डिस्टर्ब्ड हैं और एक अनसर्टनिटी क्रिएट हो गई है, उसको इवोक कीजिए इमरजेंसी प्रोविज़न को, जो बजट में आपने पैसे रखे हुए हैं। कुछ और टैक्सेस लगाने पड़े, GIDC की कलेक्शन करनी पड़े, कर लीजिए। IMF को सेटिस्फाई कीजिए कि ये पैसे मौजूद हैं। इससे आप गुजर जाएंगे इस मसले से। एक और काम कीजिए, आपने जो इनकम टैक्स है वो 7.5% लगाया हुआ है कि हम 25,000 तक जो बिल आएगा, और अगर आप इनकम टैक्स पे ही नहीं है तो ये हम आपसे कलेक्ट करेंगे। ये 75,000 हुआ करता था, इसको वापस 75,000 कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग किराए के मकान में रहते वहां पे नहीं होते और अब 25,000 बिल आसानी से बन जाता है। सो ये तो कुछ शॉर्ट टर्म के चेंजेस हैं। जो अगला क्वार्टरली टैरिफ आ रहा है उसको भी संभालने की कोशिश कीजिए। उसको इस तरह संभालिए कि कोई पुराना क्वार्टरली जब ऑफ हो रहा हो तो वो नए का इजरा करें, सो दैट लोगों को तकलीफ ना हो। ये हैं एक शॉर्ट टर्म मेजर्स जिससे हम मुल्क को संभाल सकते हैं। दूसरा, कुछ तो तब्दीली अपने यहाँ भी कीजिए ना। कुछ डिस्कोस की एफिशिएंसी जो मैंने आपके सामने फिगर रखा है उसको बेहतर करने के लिए आज कोई इमरजेंसी तो डिक्लेयर करें ना। अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो डिस्कोस की जो लाइन लॉसेस हैं, जो कलेक्शंस हैं, उस पर कीजिए। इस पे कानून साजी से मसला नहीं बनेगा। मैं बहुत हमदर्दाना तौर पे ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मसला कॉम्पिटेंस का है, मसला एम्पावरमेंट का है, मसला इन अदारों को कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हुए चलाना है। इससे अब आगे बढ़िए और फैसला कीजिए कि ये स्टेट में रहकर ये निज़ाम नहीं चल सकता। आपको इनको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, मैनेजमेंट कंट्रोल देना पड़ेगा। उसका ठीक हो गया, मैनेजमेंट कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोग्राम सामने रखना, बहुत स्ट्रेटजी सामने लाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आपने कहा कि इमरजेंसी डिक्लेयर करना भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया, खाकान अजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।